आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बीच में बहुत ही शानदार टारगेट निकल के आ रहे। लगातार जो टारगेट है वो इशारा कर रहे कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। यहाँ पे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस क्यों मजबूत है और क्यों रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो जिसमें आपके 5 या 10 स्टॉक है, तो उसमें एक जगह आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को देनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निवेश आपका सुरक्षित है और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ने की संभावना भी है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्यों है रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे शेयरों से हटके, क्या आने वाले समय में रिलायंस शानदार रिटर्न दे सकती है। वैसे अगर पिछली तेजी की बात करें तो उस समय रिलायंस बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लेकिन इस बार इस तेजी को लीड करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके पीछे वजह भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे की ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2532 पर था, जहाँ पे 1.52% की हमें तेजी देखने को मिली। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत ही बड़ा कमाल किया है, जहाँ पे 5G ऑक्शन के माध्यम से जितना ऑक्शन किया गया, जो स्पेक्ट्रम था उसकी आधा स्पेक्ट्रम की नीलामी में इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो ने अकेले ने, यानी 80,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है रिलायंस जियो की तरफ से, जबकि लगभग पूरा जो स्पेक्ट्रम नीलाम हुआ वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का है। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ तो रिलायंस जियो अकेली है और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल है, साथ में अदानी है। तो ये आप समझ सकते हो कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है और आने वाले समय में 5G में किस तरह से एक छत्र राज स्थापित हो सकता है रिलायंस का। वैसे भी अगर आप देखो तो टेलीकॉम सेक्टर में फिलहाल रिलायंस जियो नंबर 1 है, लेकिन 5G में कंपनी और आगे जाना चाहती है और इसीलिए उन्होंने इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। साथ में 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो प्रीमियम बैंड ले लिया, जिसकी वजह से उनकी सर्विस सबसे हटके होगी, अलग होगी। अब इसी को लेकर यहाँ पे लगातार बाय के कॉल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से बाय की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, 2500 के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है और उन्होंने जो उसका टारगेट सेट किया वो है 3165 का। तो आप देख सकते हो कि साल भर के लिए आप अगर निवेश करते हो तो ये आराम से 3100 को क्रॉस कर सकता है। तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखें तो बोफा की तरफ से भी बाय की रेटिंग निकल के आ रही है और उन्होंने इसका जो टारगेट सेट किया है वो है 2820, और ये जो टारगेट दिया उन्होंने स्पेक्ट्रम में सक्सेसफुली जो नीलामी हुई उसमें एक बड़ा रोल अदा किया है रिलायंस जियो ने, और इसीलिए उन्होंने इसका टारगेट दिया 2820 का। उनका कहना है कि आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जल्दी इस पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की, तो नोमुरा की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस नीलामी प्रक्रिया में इन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड लिया है, यह एक तरह से प्रीमियम बैंड है और इनकी जो सर्विस है वो एयरटेल और वोडाफोन से हटके हो सकती है, अच्छी हो सकती है। एक तरह से एक प्रीमियम रेंज मिली है इनको और इस वजह से आने वाले समय इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो नोमुरा की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है। उनकी तरफ से जो उसका टारगेट रखा गया वो है 2885 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस की यहाँ पे आप जियो की वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ने की संभावना बन चुकी है और दूसरे जितने भी और ब्रोकरेज हाउस है वो भी लगातार बाय की कॉल दे ही रहे। आप देख सकते हो कि ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी बाय की कॉल दी गई है और उन्होंने भी इसकी प्राइस रखी है 2800 रुपीज़ की। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे MK ग्लोबल की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है और उन्होंने भी 2800 रुपये की प्राइस रखी गई है। तो एक बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि इसकी प्राइस फेयर वैल्यू फिलहाल 2800 के आसपास है। स्टॉक अगर आपको 2500 के आसपास मिल रहा है तो बिल्कुल ना छूके इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। क्यों, आपने देखा भी होगा जब गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया था उसके पहले इसकी प्राइस ऑलरेडी 2800 को क्रॉस कर गई थी। देखिए जैसे ही विंडफॉल टैक्स लगा तो उसमें प्राइस में गिरावट हुई, 2300 तक चला है, लेकिन जैसे ही सरकार ने फिर से विंडफॉल टैक्स में कटौती की प्राइस बढ़ने लगी। तो ये मौका है कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो रिजल्ट भी पेश किया है Q1 का काफ़ी अच्छा है। अगर हम पिछले 3 क्वार्टर रिजल्ट इनके डिस्कस करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी की टोटल नेट सेल निकल के जो आई है वो देखें तो करीब 1,85,027 करोड़ रुपये की थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 2,07,375 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और जून 2021 में इनकी नेट सेल 2,19,304 करोड़ रुपये तक पहुंचे। तो आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी की सेल बढ़ रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 29,706 करोड़ रुपये का था, मार्च 2022 में वो 31,366 करोड़ रुपये तक पहुंचा और जून 2022 में वो
932 तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस बार सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो हुआ है इन्होंने जो क्रूड ऑयल खरीदा है रसिया से सस्ते में, उसका भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला है। और जिस तरह से इनका रिटेल सेक्टर में भी दबदबा बन रहा है, आप देख सकते हो कि जो फ्यूचर ग्रुप के जो बिग बाजार के जो स्टोर्स थे वो भी अब रिलायंस को मिल चुके हैं। तो रिलायंस उस सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी बिजनेस है लगातार इनके ग्रो कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में कंपनी लगातार कारोबार अच्छा बना रही है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तो एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो संभावना है उसको रिलायंस ने समझ लिया और इसलिए रिलायंस यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर 2021 में 18,549 रुपीज़ की थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 16,203 रुपीज़ तक पहुंची। और यहाँ पे जून में देखें तो इनकी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,955 रुपीज़ तक पहुंची। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रही है। ईपीएस भी इनका सुधरा है। आप देख सकते हो कि 23.95 था ईपीएस मार्च 2022 में, जो बढ़ के 26.54 तक पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा इसने लोगों को रिटर्न भी दिया है। अब यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 7% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 18% अप, 3 ईयर के हिसाब से 7% अप और टीटीएम 50% अप है। अब यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% अप और 3 ईयर के हिसाब से 14% अप, टीटीएम 35% अप। तो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे से मेंटेन रखे हुए और काफ़ी अच्छे उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। अब यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक की प्राइस ने भी काफ़ी अच्छा लोगों को मालामाल किया है। 10 ईयर के हिसाब से 21% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 26% अप, 3 ईयर के हिसाब से 32% अप और 1 ईयर के हिसाब से 21% अप। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% है, 5 ईयर के हिसाब से भी 10%, 3 ईयर के हिसाब से 9% और लास्ट ईयर 8%। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े, उत्साहवर्धक आंकड़े। यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो कि फिलहाल 52.62% है, तो 50% के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एफआई की बात करें तो थोड़ी सी इन्होंने होल्डिंग कम की है। आप देख सकते हो कि सितंबर में इनकी 25.41% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 24.75 हुई और मार्च में 24.23 हुई। फिलहाल 23.90% की होल्डिंग है, तो थोड़ी सी होल्डिंग एफआई की तरफ से कम हुई है। डीआई की बात करें तो 13.20% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 13.62% हुई और मार्च में 14.23% की होल्डिंग हुई। फिलहाल 14.67% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं हर क्वार्टर में। गवर्नमेंट की होल्डिंग देखें तो 1.18% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो फिलहाल 0.17% की होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग मामूली सी घटिया नहीं के बराबर फिलहाल एक जैसी ही होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें तो फिलहाल 10.64% की होल्डिंग है जनरल पब्लिक के पास। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन डिविडेंड के मामले में थोड़ा सा इसने लोगों को अब यहाँ पे मायूस किया, क्योंकि डिविडेंड इतना शानदार भी दिया नहीं है। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। ऊपर से फिलहाल एएसएम जीएसएम किसी लिस्ट में शामिल नहीं, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग को देखें तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार है, ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार, बाय डिमांड 5 स्टार में से 2 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की निकल के आ रही है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार है। तो रैंकिंग अच्छी है। अब यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम इसके सेंटीमेंट देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। एनालिस्ट की राय बाय की निकल के आ रही है और यहाँ पे आप देखो तो समरी भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल दे रहे हैं। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की बात करें तो बाय की कॉल निकल के आ रही है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल निकल के दे। तो यहाँ पे लगभग सभी जो टेक्निकल लेवल है वो काफ़ी बुलिश बने हुए हैं। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर ही लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। अगर आपका नजरिया कम से कम 3 साल का है तो स्टॉक आराम से 5000 को टच कर सकता है इस लेवल से। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 2514 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2494 तक स्टॉक चला जाएगा और नीचे गया तो फिर 2462 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 2566 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 2590 स्टॉक जाएगा और ऊपर चला गया फिर 2618 तक जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और रिलायंस आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न देने की तैयारी कर चुका है। इसके वजह है इनका जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है, हर सेक्टर में कंपनी नंबर 1 बनने जा रही है। तो ऐसे में आपका निवेश भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऊपर से कंपनी फिलहाल जितना भी बिजनेस है उसका सब रिलायंस के अंडर में ही है, तो ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट का जरिया तो बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।